राजवीर की बात सुनकर अब उसका सगा छोटा भाई अभिमान और सौतेली बहन तन्वी राजवीर के केबिन से निकल गए और बाहर आकर अब तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, भाई, मुझे लगता है अब राजवीर भैया के लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे ही काम करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकल देंगे। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, हाँ, और राजवीर भाई की शादी नहीं हुई तो फिर मेरा नंबर कैसे आएगा। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान पर टोंट मारते हुए उससे कहा, घर बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। अब अभिमान को अपनी सौतेली बहन तन्वी के कहने का मतलब समझ नहीं आया था, तो अब उसने अपनी सौतेली बहन तन्वी से पूछा, मतलब क्या है तेरा। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, कुछ नहीं, और पहले कोई लड़की राजवीर भैया को पसंद तो आने दो, तब कहीं जाकर हम उनकी शादी करवा पाएंगे ना। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेला भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, हाँ, ये बात तो है, और कोई भी लड़की राजवीर भाई को सिर्फ देखने भर से पसंद कर लेगी, पर हमारे राजवीर भाई को कोई लड़की पसंद आ जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, वही तो, और मैं सोच रही हूँ कि किसी डेटिंग साइट पर राजवीर भैया का बायोडाटा डाल देते हैं। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान के तो होश ही उड़ गए और अब उसने थोड़ी तेज आवाज में अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, पागल हो गई है क्या। उसके ऐसे कहने से राजवीर के ऑफिस का पूरा स्टाफ उसको ही देख रहा था, तो अब अभिमान अपनी सौतेली बहन तन्वी को अपने केबिन में ले गया और अब उसने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, तुझे पता भी है तूने अभी क्या कहा है, और अगर इस बारे में राजवीर भाई को कुछ भी पता चला ना, तो तेरा तो पता नहीं, पर मुझे जरूर से मार देंगे। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, क्या भाई, आप भी इतना क्यों डर रहे हो, और वैसे भी आपको बस मेरे साथ डेटिंग साइट पर राजवीर भैया का बायोडाटा डालना है, और जो भी लड़की हम दोनों को प्रोफाइल वाइज अच्छी लगेगी, तो बस हम दोनों मिलकर उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से पूछा, माना हम ये भी कर लेंगे, पर राजवीर भाई को किसी भी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार कैसे करेंगे, अब बता मुझे। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने इतराते हुए अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं राजवीर भैया की जान जो हूँ, और वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसकी सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, तो फिर ठीक है, उससे पहले मेरी एक शर्त है। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से पूछा, कैसी शर्त। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, पहले तुम्हें मेरे साथ मिलकर मेरी फाइल प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना होगा, फिर ही तो मैं अपने काम से फ्री होकर तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ना। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से पूछा, पर मैं तो एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और आपने एमबीए करा है, तो मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगी। अपनी सौतेली बहन तन्वी की बात सुनकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, टाइपिंग तो आती है ना, तो बस वही करना है तुझे। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी ने अपने सौतेले भाई अभिमान से कहा, ठीक है,
अब मैं अपने राजवीर भैया के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अपनी सौतेली बहन तन्वी की नौटंकी देखकर अब उसके सौतेले भाई अभिमान ने अपनी सौतेली बहन तन्वी से कहा, बस बस, बहुत हुआ नौटंकीबाज, चल अब मेरे साथ काम करने में लग जा, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है। अपने सौतेले भाई अभिमान की बात सुनकर अब उसकी सौतेली बहन तन्वी एक गहरी सांस ली और अब अपने सौतेले भाई अभिमान के साथ काम करवाने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ बनारस में रूही का घर। आज रूही के पिता अमर अपने घर आए हुए थे और वो सुबह सुबह ट्रैफिक ना होने की वजह से जल्दी ही अपने घर पहुंच गए थे और उनके ऑफिस का काम भी जल्दी ही खत्म हो गया था। जब उन्होंने शर्मा निवास का दरवाजा देखा तो उन्हें उनके घर के बाहर बनी छत पर जाने की सीढ़ियों से पानी आता हुआ दिखाई दिया, तो वो अपना सामान शर्मा निवास की दहलीज पर ही रखकर सीढ़ियों से छत की ओर बढ़ गए। रूही के पिता अमर अब छत की सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ गए और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो उनके मुंह यही शब्द निकले, रूही, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? और वो चिल्लाते हुए रूही के पास पहुंच गए और उसको उठाने की कोशिश करने लगे, मगर रूही तो भूख से बेहाल होकर गिरी थी, इसलिए अब उसको होश नहीं आ रहा था। और जब रूही के पिता अमर ने देखा कि रूही को होश ही नहीं आ रहा था, तो वो छत पर से ही अपनी दूसरी पत्नी कुसुम का नाम पुकारने लगे। और जब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपने दूसरे पति अमर की आवाज सुनी तो पहले तो वो सोचने लगी, मुझे आज सुबह से ही रूही के बाप की आवाज क्यों सुनाई दे रही है और ये करमजली रूही अभी तक छत से आई क्यों नहीं? जरूर अपने किसी यार से बातें करने बैठ गई होगी। आज तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़कर इसके बाप के द्वारा ही घर से निकलवा दूंगी। और जब रूही की सौतेली माँ कुसुम शर्मा निवास की दहलीज आई और अपनी सौतेली बेटी रूही को वही खड़े होकर करमजाली बोलने ही वाली थी, तभी उसकी नजर छत पर खड़े रूही के पिता अमर पर चली गई और उनको देखकर तो अब रूही की सौतेली माँ कुसुम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और वो वही बुद्ध बनी खड़ी रह गई। जब रूही के पिता अमर ने रूही की सौतेली माँ कुसुम को ऐसे खड़ा देखा तो रूही की सौतेली माँ कुसुम पर गुस्सा करते हुए कहा, अब क्या वही खड़ी रहोगी? आकर मेरी बेटी रूही को उठाओ, वो छत पर बेहोश पड़ी हुई है। रूही की पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने होश में वापस आ गई और जल्दी से भागते हुए छत पर आ गई। और अब रूही के पिता अमर के सामने नाटक करते हुए अपनी सौतेली बेटी रूही को प्यार से उठाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, क्या जरूरत थी तुझे इतने सारे कपड़ों को धोने की? मना किया था ना मैंने, और ये भी कहा था कि तेरी बड़ी बहन रीना धो लेगी, पर तू मेरी सुनती ही कहाँ है? रूही बेटा उठ जाओ, देखो तुम्हारी मां सौतेली माँ कुसुम का क्या हाल हो गया है। रूही की सौतेली माँ कुसुम की ऐसी बातें सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है कुसुम, वो बस गर्मी की धूप में बेहोश हो गई है। रूही के पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपने दूसरे पति अमर से कहा, तो देख क्या रहे हैं, उठाए ना मेरी फूल सी बच्ची को। रूही की सौतेली माँ कुसुम की बातें सुनकर रूही के पिता अमर ने अपनी पहली पत्नी से कहा, मुझे अपनी बच्ची रूही को उठाने में कोई परेशानी नहीं है, पर ये छत का जीना खड़ा होने की वजह से मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी बच्ची रूही को चोट न आ जाए। रूही के पिता अमर की बात सुनकर रूही की सौतेली माँ कुसुम को न चाहते हुए भी अपने दूसरे पति अमर से कहना पड़ा, बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, तो भला मैं अपनी फूल सी बच्ची रूही को एक भी खरोच भी आने दूंगी क्या? रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी और मेरी बच्ची रूही को सबसे ज्यादा प्यार भी तो तुम ही करती हो ना, तुम सारी परेशानी और तकलीफें अपने ऊपर ले लोगी,
मगर मेरी बच्ची रूही को एक खरोच भी नहीं आने देगी। रूही के पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम बेमन से अपना सिर हाँ में हिला दिया और नौटंकी करते हुए अपने दूसरे पति अमर से कहा, अब चलिए भी, क्या अब इतनी धूप में यही खड़े रहेंगे? रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही को सिर की तरफ से उठा लिया और रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही के पैरों की तरफ से पकड़ लिया और अब रूही की सौतेली माँ कुसुम पहले नीचे उतरने लगी और फिर रूही के पिता अमर उतरने लगे और ऐसे उतरते उतरते उन दोनों ने रूही को लेकर आधा जीना पार कर लिया। ऐसे ही जब वो 2 सीढ़ियां रह गई उस खड़े जीने की, तब रूही की सौतेली माँ कुसुम का पैर लड़खड़ा गया, जिससे रूही की सौतेली माँ कुसुम को लगा वो अपनी सौतेली बेटी रूही को अपनी ढाल बनाकर बच जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही को कस के पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए अपनी बच्ची रूही को लेकर वहीं खड़े जीने पर बैठ गए और रूही की सौतेली माँ कुसुम धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर गई और उसके मुंह से निकलता है, हाय राम, मेरी कमर टूट गई।